तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि बायोलॉजी का टोटल 7 चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और आज आपका सबसे अंतिम और लास्ट चैप्टर यानी 8वां चैप्टर भी आज खत्म होने वाला है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट। समझ गए ना। हमारा पर्यावरण बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन हां, परीक्षा में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। समझ गए ना। यहां से सवाल प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं और इतना ही नहीं, परीक्षा में यहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे और इस चैप्टर में बताए गए हर एक चीज को आप लोग एकदम बारीकी से समझेंगे, एकदम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण और एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम आसान चैप्टर है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये हार्ड चैप्टर है, या फिर आज तक अगर आपको कोई भ्रम में रखा है कि हमारा पर्यावरण हार्ड चैप्टर है, तो आज हम आपको भ्रम से बाहर निकाल देंगे और आज आपको ये वाला जो चैप्टर है ना, आपके दिमाग में एकदम ट्रांसफर कर देंगे। समझ गए। चलिए जल्दी से जल्दी पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो बच्चे जल्दी से अपना काम कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हम अपना काम करने के लिए आ चुके हैं। बाकी बारी है प्यारे बच्चों आपकी। समझ गए ना। अब आपकी बारी है। हम अपना काम ऑलरेडी भाई कर चुके हैं, अब आपका काम है शेयर करना। अब आप अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हैं, अपने इस गुरु जी के प्रति कितना ईमानदार हैं, ये तो आपका काम ही बताएगा। अगर आप शेयर कर रहे हैं भाई, सारे बच्चों को बुला रहे हैं, अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि आओ भाई टारगेट बोर्ड पर पढ़ो, तो फिर प्यारे बच्चों इसमें क्या दिक्कत है। इसमें इसका मतलब है कि आप लोग गुरु जी के प्रति एकदम समर्पित है। समझ गए ना, अपने इस बड़े भाई के प्रति एकदम समर्पित है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जो बच्चे शेयर कर चुके हैं और यहां पर जुड़े हुए हैं वो बच्चे जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए और हम प्यारे बच्चों आज के इस क्लास को शुरू करेंगे। और आप में दम होना चाहिए भाई, लगना चाहिए कि हां यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, लगना चाहिए कि हां ये टारगेट बोर्ड के बच्चे हैं और यहां पर दहाड़ रहे हैं। समझ गए ना। एक छोटा सा शायरी कहता हूं प्यारे बच्चों आपके लिए, एक छोटा सा शायरी कहता हूं आपके लिए। उसूलों पे जो आंच आए, उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तुम तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। समझ गए ना। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी हो, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हैं तो दिखना चाहिए कि हाँ भाई टारगेट बोर्ड के बच्चे हैं और वो अभी जीवित है भाई, अभी सोए नहीं हैं। समझ गए ना, वो दिखना चाहिए प्यारे बच्चों। और अगर उसूल पर बात आ जाए तो वहां पर टकरा जाना जरूरी होता है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल चैप्टर है पूरे बायोलॉजी का और सबसे लास्ट चैप्टर है। समझ गए ना। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं उनके लिए प्यारे बच्चों हम एक कोर्स लेकर के आए हैं जो कि मात्र 199 रुपया का है और वो बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। अगर जुड़ने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो फिर यहां पर प्यारे बच्चों नंबर दिया गया है, यहां से आप लोग हेल्प ले लेंगे। और हाँ, 45 दिन का कोर्स है और जबरदस्त तरीके से इस कोर्स में आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ जाएंगे। और हाँ, एक बात और बता देते हैं, जिन बच्चों के पास अभी तक टारगेट बोर्ड का नोट्स नहीं है, क्योंकि जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े थे ना, सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास टारगेट बोर्ड का नोट्स था। लेकिन अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जिनको सिर्फ नोट्स से काम है, वो सिर्फ नोट्स भी अलग से ले सकते हैं। ये प्यारे बच्चों हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर टॉपर बैच में जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर भी कुछ पैसे देकर के आप नोट्स ले सकते हैं। ये टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर ही आने वाला है। समझ गए ना। ये टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर ही ऐसा होने वाला है और 1 से 2 दिन के अंदर आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। और जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, देखिए, अगर जिनको पढ़ना भी है और नोट्स भी लेना है, जिनको पढ़ना भी है और नोट्स भी लेना है, तो वो बच्चे टॉपर बैच में जुड़ेंगे। समझ गए ना, वो बच्चे टॉपर बैच में जुड़ेंगे। ठीक है। और सिर्फ जिनको नोट्स लेना है,
समझ गए ना। जो बच्चे सिर्फ यहां आए हैं कि भाई हमें टारगेट बोर्ड का बस नोट्स चाहिए, तो वैसे बच्चों के लिए नोट्स का भी हम व्यवस्था अलग से कर रहे हैं और आपको नोट्स अलग से मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिए, आपके लिए हम पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, समझ गए ना, पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। और जो बच्चे सिर्फ नोट्स लेंगे उनको टारगेट बोर्ड का वीडियो दिखाई नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन में, सिर्फ नोट्स दिखाई पड़ेगा। तो ये बहुत जल्द होने वाला है, आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। 1 से 2 दिन में प्यारे बच्चों आपके सामने ये आपकी एप्लीकेशन पर ही क्या दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करिए। आज का भी आंकड़ा 3 के पार होना चाहिए प्यारे बच्चों। कल हम आपको बोले थे ना कि 3000 प्लस विद्यार्थी, तो कल आप लोग लगभग 2800-2900 तक पहुंचा दिए थे। आज 3000 प्लस होना चाहिए, दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, असली पावर ऑफ टारगेट बोर्ड दिखना चाहिए आज, समझ गए ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग ना जुड़ जाइए। अच्छा चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों पर्यावरण। पर्यावरण, अगर हम बोले आपसे कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों पर्यावरण का दूसरा नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर हम आपसे पूछें कि बताओ पर्यावरण का दूसरा नाम क्या है, तो एकदम जम करके शेयर करिए। आज प्यारे बच्चों ये आंकड़ा पार कर जाना चाहिए, आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा ना पार करना चाहिए। जल्दी से बताइए पर्यावरण का दूसरा नाम क्या है। तो हम लोग पर्यावरण को प्यारे बच्चों वातावरण भी बोलते हैं। पर्यावरण को हम लोग वातावरण भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। पर्यावरण को हम लोग वातावरण भी बोलते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों कैसा संयोग है, ये कैसा संयोग है। आज सुबह में हम लोग हिंदी का एक चैप्टर पढ़े थे, एक वृक्ष की हत्या। क्या पढ़े थे? एक वृक्ष की हत्या। हम लोग सुबह में आज ये वाला चैप्टर पढ़े हैं, एक वृक्ष की हत्या, और ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और अभी शाम में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्यारे बच्चों पर्यावरण के बारे में आज हमारा पूरा दिन रहा है। और अगर पूरा दिन पर्यावरण के बारे में रहा है तो कृपया करके आप हमें यह बता दीजिए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चे हैं भाई एकदम शातिर दिमाग के। जल्दी से बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आपको हिंट दे दें। नहीं, हिंट भी नहीं देंगे, चलो बताओ, आप ही लोग बताओ पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए और क्लास को शेयर करते रहिए। और हाँ, अभी तक ना 700-800 बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, अच्छी बात नहीं है। जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सारे बच्चे समझ गए? यस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये पर्यावरण होता क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ प्यारे बच्चों पर्यावरण कहते किसको हैं, पर्यावरण कहते किसको हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर हम आपसे पूछें कि बताओ पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप पर्यावरण का परिभाषा, तो क्या आप पर्यावरण का परिभाषा दे पाएंगे? दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे पाएंगे तो आज के बाद दे देंगे, क्योंकि आज हम आपको बता देंगे ना। तो आज के बाद पर्यावरण का परिभाषा आप लोग क्या देंगे, जरा ध्यान से देखिए। पर्यावरण या वातावरण क्या है? हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न पूछ दे 2 नंबर के सवाल में कि पर्यावरण या वातावरण क्या है, तो जवाब क्या लिखेंगे? किसी जीव के चारों ओर फैली हुई क्षेत्र। जैसे हम एक जीव हैं, आप एक जीव हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, भेल, सब कुछ क्या है? एक जीव ही है। सूक्ष्म जीव भी क्या है? एक सूक्ष्म जीव भी है। तो हम यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे किसी भी जीव के चारों ओर फैला हुआ क्षेत्र। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर फैला हुआ है कि नहीं है? चारों ओर फैला हुआ है। तो किसी जीव के चारों ओर फैली हुई क्षेत्र जिसमें जैव एवं अजैव कारकों से निर्मित घटक आते हैं। अच्छा, अब जैव और अजैव क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। ये जैव मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए सजीव, समझ गए ना, उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। जैव मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए सजीव, और ये अजैव मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए निर्जीव। समझ गए? अजैव मतलब क्या समझ लीजिएगा आप? निर्जीव। यानी जैव मतलब सजीव और अजैव मतलब क्या हो गया? निर्जीव। तो आप देखते हैं ना हमारे पर्यावरण में अगर चले जाइए तो कुछ चीज सजीव है और कुछ चीज क्या है? निर्जीव है। जैसे प्यारे बच्चों हम क्या है? सजीव हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बेल, मतलब सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? सजीव है। समझ गए ना। लेकिन कुछ सजीव घटक का हम नाम लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे एक सिंपल सा छोटा सा सवाल पूछते हैं, क्या सजीव जो है वो निर्जीव की सहायता से जीवित रह सकता है? बताइए जल्दी से। क्या जो सजीव है वो वह निर्जीव की सहायता से जीवित रह सकता है? हां या ना, सिर्फ आपको बताना है। जैसे हम सजीव हैं तो क्या हम निर्जीव चीज की सहायता से जीवित रह सकते हैं? आप कहेंगे कि सर हां या ना, जल्दी से बताइए। अगर आपका जवाब हां है तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर आपका जवाब ना है तो हम आपको बता दें कि हम निर्जीव के माध्यम से ही जीवित रहते हैं, बिना निर्जीव के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सबसे पहला चीज, पानी क्या है, सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। वायु क्या है, सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। तो सबसे मुख्य चीज तो पानी और वायु है मेरे भाई, समझ गए ना। तो जब पानी और वायु सबसे मुख्य चीज है और उसी की सहायता से हम जीवित रह रहे हैं, तो यानी कि हम लोग निर्जीव की सहायता से जीवित रहते हैं, समझ गए ना। यानी कि निर्जीव हो करके भी वो सजीव को क्या रखता है, जीवित रखता है। तो पर्यावरण का परिभाषा यही होगा कि किसी जीव के चारों ओर फैली हुई क्षेत्र जिसमें जैव एवं अजैव यानी सजीव एवं निर्जीव कारकों से निर्मित घटक आते हैं, उसे पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। अच्छा, अब सजीव या निर्जीव में क्या क्या आ जाएंगे? पौधे भी आ सकते हैं भाई, जानवर भी आ सकते हैं, या फिर अन्य मानव भी आ सकते हैं, कोई भी मानव आ सकते हैं, समझ गए ना। तो इसी को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है या फिर वातावरण कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, समझ गए ना, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चों को याद रहेगा। यस सर। हाँ, और क्लास ना शेयर नहीं हो रहा है, दम नहीं दिख रहा है आप में, क्लास शेयर होना चाहिए क्योंकि आज बायोलॉजी खत्म होने वाला है ना। अंत भला तो सब भला, समझ गए, अंत भला तो सबका भला, आपका भी भला, मेरा भी भला। तो जल्दी से आप लोग क्लास को जोर लगाकर जरा शेयर करिए ना, जो बच्चे नहीं किए हैं। चलिए, अब प्यारे बच्चों, पर्यावरण की बात जब हम करते हैं तो पर्यावरण में चार चीज होते हैं, कह सकते हैं कि चार मंडल होते हैं, चार कैटेगरी होते हैं। सबसे पहला होता है जल मंडल, सबसे पहला जल मंडल। कुछ जीव जो होते हैं वो जल में होते हैं, ठीक है ना, तो वो जल मंडल हो गया। अच्छा, अब एक होता है प्यारे बच्चों स्थल मंडल, जैसे हम लोग ना स्थल मंडल पर रहते हैं, हम लोग स्थल मंडल पर। और कुछ जो होते हैं वो वायुमंडल, समझ गए, कुछ होते हैं जो वायुमंडल। और ये तीनों में से थोड़ा थोड़ा अगर मिला दिया जाए, तीनों में से अगर थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाए तब बनता है जीव मंडल। तब क्या बनता है? जीव मंडल। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नदी का किनारा। क्या एग्जांपल लेते हैं? नदी का किनारा। तो अगर नदी के किनारे के पास अगर जाएंगे तो नदी के किनारा के पास जल है तो जल मंडल हो गया, नदी के किनारे के पास स्थल भी है तो स्थल मंडल हो गया, और नदी के पास वायु भी है तो वायु मंडल भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वो जीव मंडल है, समझ गए ना। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलाकर के क्या बन गया? जीव मंडल, समझ गए ना। ये चीज याद रहेगा, जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये चीज आपको याद रहेगा? जल्दी जल्दी से बताइए। जीव, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल बन गया जीव मंडल। तो हम प्यारे बच्चों इन सब के बारे में ना बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, एकदम बारीकी से, बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़िए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ना है? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, और पूरा चैप्टर लगभग पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर ही है, समझ गए ना, पूरा चैप्टर पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से देखिएगा। जैव एवं अजैव के बीच ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है उसी को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। जैव एवं अजैव के बीच जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसी को कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। आगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि किस तरीके से जैव और अजैव यानी सजीव और निर्जीव के बीच में किस तरीके से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, समझ गए ना, ये आगे आपको पता चलेगा। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं। जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं वो सब प्राकृतिक होते हैं। जैसे वन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। समुद्र हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है जी? पारिस्थितिक तंत्र है। परंतु मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र भी बनते हैं, जैसे कृषि हो गया, भूमि हो गया, पार्क हो गया, फुलवाड़ी हो गया, जीवन क्या जल जीवनशाला। जैसे हम बात करते हैं एक पार्क की, एक तालाब की, तो ये सब प्यारे बच्चों मानव के द्वारा बनाया गया है ना, ये सब तो भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया। भगवान आकर के पार्क बना दिए, भगवान आकर के क्या जलाशय बना दिए। बताइए, ये जो पार्क है ये फुलवारी है, जहां पर फूल रोप करके एकदम बढ़िया सा एकदम बागवानी कर दिए, फुलवारी लगा दिए, तो वो तो क्या मानवों के द्वारा बनाया गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, समझ गए ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताए हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित दो मुख्य अवयव होते हैं, पहला अजैव अवयव और दूसरा जैव अवयव। अभी हम आपको बताए हैं कि अजैव में प्यारे बच्चों निर्जीव आता है, समझ गए ना, जिसमें जीवन नहीं है। जैसे मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ये सब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है, समझ गए ना। मृदा, वायु, जल, प्रकाश, तापमान, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र है। अच्छा, अगर जैव अवयव की बात करें तो जो जीवित है यानी कि जो सजीव है वो प्यारे बच्चों जैव अवयव में आता है। जैसे जंतु हो गया, जीव जंतु,
पेड़ पौधे हो गया, मानव हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, ये सब क्या है? जीवित हैं। तो जो जीवित हैं वो जैव अवयव कहलाएंगे और जो निर्जीव हैं वो अजैव अवयव कहलाएंगे। सारे बच्चे समझ गए? जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से बताइए। यस सर। अब प्यारे बच्चों असली टॉपिक आपका शुरू होने वाला है, जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक। पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक, पारिस्थितिक तंत्र के संघटक के संघटक, समझ गए ना? अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसके संघटक क्या होते हैं? जरा हम आपको ना समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे बात करते हैं पेड़ पौधे का, जैसे बात करते हैं पेड़ पौधे का। अच्छा ये बताइए, पेड़ पौधे जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं? आपको हम बायोलॉजी में ही पढ़ाए हैं कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं या फिर परपोषी होते हैं। जल्दी से जवाब बताइए। स्वपोषी होते हैं। आपका जवाब क्या आएगा कि सर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। अच्छा, जब पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं इसका मतलब कि ये भोजन खुद उत्पादन करते हैं। आपका मतलब यही ना हुआ? यानी कि ये भोजन क्या करते हैं? खुद उत्पादन करते हैं। समझ गए? पेड़ पौधे चूंकि स्वपोषी होते हैं, इसका मतलब कि ये भोजन खुद उत्पादन करते हैं। और जो खुद उत्पादन करे, जो भोजन खुद उत्पादन करे या फिर किसी भी चीज का उत्पादन करे, उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? बताइए। उसे कहा जाता है उत्पादक। उत्पादक क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। समझ गए? तो पेड़ पौधा क्या हो गया जी? उत्पादक हो गया ना? पेड़ पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए। अच्छा, अब आपको यह भी पता होगा प्यारे बच्चों कि पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? बताइए। क्योंकि उत्पादक कैसे है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये पेड़ पौधे ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अच्छा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उसकी पत्तियों का रंग हरा होता है और वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। समझ गए ना? क्लोरोफिल के कारण क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अच्छा, आपसे ना हम यहां पर दो सवाल पूछने वाले हैं। देखते हैं दोनों सवाल का जवाब कितने बच्चे देते हैं। दो सवाल पूछेंगे और दोनों का जवाब आपको देना है। आप हमें यह बताइए कि ये क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? कितने बच्चे बता सकते हैं? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही है। अगर पहला का जवाब दे दे तो हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दें। पहला का जवाब बताइए, तब दूसरा क्वेश्चन दागेंगे इधर से। जल्दी से बताइए, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? किसी बच्चे का सही है? अरे वाह भाई, सनराइजेज सन करके एक बच्चे हैं, कोई रूमा इजागी ब्लॉग्स, इस प्रकार से करके। वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब हम सोचे थे कि आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आप में अधिकांश बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कि सर ये क्लोरोफिल में ना Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। हम तत्व पूछ रहे हैं तो तत्व में कहां से आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। बताइए, ये क्लोरोप्लास्ट क्या तत्व है? नहीं ना, हम तत्व पूछ रहे थे और तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम। पहला सवाल हो गया। चलिए इस चैप्टर से थोड़ा सा हट के सवाल पूछते हैं। हमारे शरीर में क्या है जी? खून है। खून का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन नहीं है। खून का रंग लाल होता है, ये सबको पता है। लाल क्यों होता है बताइए जल्दी से? हेमोग्लोबिन के कारण, ये भी पता है। ये आपका क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जवाब बताइए। हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मानव के खून का रंग होता है लाल हेमोग्लोबिन के कारण, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आपको यह बताना है। वाह क्या बात है बाबू, बिल्कुल सही जवाब। अमरजीत नाम के एक लड़के हैं, और भी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं नीचे। आयरन पाया जाता है। आयरन जिसका संकेत होता है Fe। Fe क्यों होता है? क्योंकि फेरम बोलते हैं ना हम लोग, फेरम। तो मानव के खून में ना क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिसको लोहा कहते हैं। समझ गए ना, आयरन की मात्रा। चलिए हम लोग प्यारे बच्चों अपने सिलेबस पर आते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, इसलिए पेड़ पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए। अब प्यारे बच्चों आप हमें यह बता दीजिए, पेड़ पौधों को कौन खाता है? पेड़ पौधों को खाने वाला कौन है? जल्दी से जवाब बताइए। तो
पेड़ पौधे को खाने वाला या तो शाकाहारी जीव होगा या तो मांसाहारी जीव होगा, यही ना खा सकता है। बताइए, पेड़ पौधों को खाने वाला या तो प्यारे बच्चों शाकाहारी होगा या तो मांसाहारी होगा। समझ गए ना, पेड़ पौधे को कौन खा सकता है, शाकाहारी या तो मांसाहारी खा सकता है। मांसाहारी मांस मछली खाता है, उसके अलावा पेड़ पौधों को भी खा सकता है। समझ गए, तो शाकाहारी और मांसाहारी किसको खा जाता है, पेड़ पौधे को। तो आप हमें यह बताइए, अगर पेड़ पौधे उत्पादक हुए तो ये शाकाहारी और मांसाहारी क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब बताइए। अगर पेड़ पौधे उत्पादक हुए तो ये शाकाहारी और मांसाहारी क्या हुए। जैसे मान लिया जाए हम मनुष्य की ही बात करते हैं, तो हम साग सब्जी भी खा सकते हैं, मांस मछली भी खा सकते हैं, तो ये हम लोग सर्वाहारी हो गए ना, हम लोग क्या हो गए, सर्वाहारी। तो ये जो सर्वाहारी हैं या फिर जो शाकाहारी हैं या जो मांसाहारी हैं, ये प्यारे बच्चों कहलाएंगे उपभोक्ता। क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। समझ में आया, ये क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव जो हैं वो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। समझ गए। अच्छा, अब आप हमें यह बता दीजिए कि क्या शाकाहारी और मांसाहारी जीव को खाने वाला भी कुछ होता है, बताइए तो। इसके नीचे अगर प्यारे बच्चों हम आ जाएं तो आप हमें यह बता दीजिए कि क्या शाकाहारी और मांसाहारी जीव को भी खाने वाला कुछ होता है क्या। क्या कुछ ऐसा होता है जो शाकाहारी और मांसाहारी को भी खा ले, जल्दी से जवाब बताइए। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा ले, क्या कोई ऐसा जीव होता है, होता है तो जल्दी से बताइए। यस, होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है उसे, हाँ उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपघटन कर्ता। क्या कहते हैं, अपघटन कर्ता। अपघटन कर्ता, अपघटन कर्ता में क्या क्या हो सकता है, अपघटन कर्ता में क्या क्या हो सकता है। तो अपघटन कर्ता में प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, ठीक है ना। अपघटन कर्ता में क्या हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव में कौन कौन हो सकते हैं, तो सूक्ष्म जीव में प्यारे बच्चों या तो हो सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, सूक्ष्म जीव में या तो जीवाणु हो सकते हैं। समझ गए, या तो प्यारे बच्चों क्या हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, या तो विषाणु हो सकते हैं। समझ गए ना, जीवाणु हो सकते हैं या तो विषाणु हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है बताइए, या तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या कीटाणु हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं, या तो और ध्यान रखिएगा कवक हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, या और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों क्या, बताइए, कृमि, जिसको हम लोग फंगी कहते हैं, फंगस कहते हैं ना, कृमि, तो ये सब हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल के तहत हम आपको दर्शाते हैं, कोई भी जीव मर जाता है, कोई भी जीव मर जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी बाहर में फेंक देते हैं, तो क्या वो सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाता है ना, बताइए। तो कोई भी जीव को अगर हम लोग कहीं पर फेंक देते हैं तो वो सड़ गल करके देखते हैं मिट्टी में मिल जाता है, तो उसे सड़ाने का काम कौन करता है, उसे सड़ाने का काम कौन करता है, यही सब जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, कवक और फंगी करते हैं। समझ गए ना, सड़ जाता है और ये सड़ा करके क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिला दिए यानी कि उसका अपघटन करा दिए। तो जब अपघटन करा दिए तो ये कहलाएगा अपघटन कर्ता। क्या कहलाएगा, अपघटन कर्ता। सारे बच्चे को समझ में आया, क्या कहलाएगा, अपघटन कर्ता कहलाएगा। याद हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो पेड़ पौधे उत्पादक हो गए, शाकाहारी और मांसाहारी जीव क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, और ये शाकाहारी और मांसाहारी जीव को अपघटन कराने वाला अपघटन कर्ता हो गया, जो कि सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। यहां तक सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल करके प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे कि ये जो उपभोक्ता होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना, आगे चल करके जैसे देखिए ना, अभी हम आपको क्या बताए, पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक बताए ना, पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक बताए। क्या बताए हम आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के संगठक बताए ना अभी। तो पारिस्थितिक तंत्र के संगठक 2 प्रकार के, एक तो हो गया जैविक और दूसरा क्या हो गया, अजैविक हो गया। जैव और अजैव हम अभी पढ़ाए ना, यही जैविक मतलब क्या प्यारे बच्चों, सजीव हो गया, जैविक मतलब सजीव हो गया, और यहां पर अजैविक, अजैविक मतलब निर्जीव हो गया।
समझ गए, सजीव और निर्जीव अभी पढ़ा है। अच्छा, अभी हम आपको बता रहे थे किसके बारे में, उत्पादक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में और अपघटनकर्ता के बारे में, जिसको वियोजक भी कहा जाता है। तो ये जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता है ना, ये प्यारे बच्चों जैविक संगठन के तहत आते हैं। किसके तहत? जैविक संगठन के तहत आते हैं। और अजैविक के तहत क्या आता है? अजैविक के तहत कार्बनिक आते हैं, अकार्बनिक आते हैं और भौतिक आते हैं। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। कार्बनिक में जल हो गया, लवण हो गया, गैस हो गया। अकार्बनिक में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, यूरिया हो गया, ह्यूमस हो गया। भौतिक में ऊर्जा हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, वायु हो गया। हालांकि हमें अजैविक संघटक के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अजैविक संघटक के बारे में हमें प्यारे बच्चों ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा हमें पढ़ना है किसके बारे में? जैविक के बारे में। समझ में आया? ज्यादा हमें पढ़ना है किसके बारे में? तो ज्यादा हमें पढ़ना है जैविक के बारे में। जैविक के बारे में बताए कि सबसे पहला पेड़ पौधा जो कि स्वपोषी होता है वो उत्पादक होता है। उत्पादक में क्या हो गया? क्या पादप जगत आ गया, मतलब जितने भी सारे पादप होते हैं, पूरा पादप जगत का नाम ले लीजिए, वो सब क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। पूरा पादप जगत का नाम ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। अगर हम बात करें उपभोक्ता की, उपभोक्ता ये प्यारे बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तीनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, द्वितीयक सर अपघटन करता ना होता तो क्या होता? अगर अपघटन करता नहीं होता ना, तो जैसे मान लिया जाए कि कोई जीव मर गया, समझ गए, उसको बाहर में फेंक देते तो वो सब दिन फेंकले रह जाता। समझ गए ना, वो न तो सड़ता न तो गलता, कुछ नहीं होता, बस वैसी को वैसी रह जाता। वही जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उसको सड़ा करके गला करके खा जाते हैं। सूक्ष्म जीव के लिए वो क्या है? भोजन हुआ, वो खा पी करके निश्चित कर देते हैं और बाद में मिट्टी में मिला देते हैं। समझ गए ना, तो वो अपघटन करता ना, उसको नष्ट करने का काम करता है। और सबका होना पृथ्वी पर जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपघटन करता नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, कोई भी जीव मरेगा और वो इसी रह जाएगा। समझ गए ना, ये अपघटन करता ही काम करता है। उपभोक्ता के बारे में हम आपको बता दें कि उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक क्या होता है प्यारे बच्चों, द्वितीयक क्या होता है और तृतीयक क्या होता है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। समझ गए। और ये अपघटक या वियोजक तो हो ही गया, इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है। समझ गए ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक आप लोग ध्यान रख लेंगे ना? यस सर, ध्यान रख लेंगे। चलिए, अब चलिए प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? किसके बारे में बात करते हैं अब? चलिए, यहां पर मान लिया जाए प्यारे बच्चों जैसे कुछ घास है। समझ गए ना, जैसे मान लिया जाए कुछ घास जमा हुआ है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्या है? कुछ घास है। ये क्या है जी? कुछ घास है। समझिएगा, आपको हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता बता रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता बता रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये घास है। घास को कौन खाता है? घास को कौन खा सकता है? अच्छा देखें, फतिंगा देखे हैं जिसको ग्रास हॉपर कहा जाता है प्यारे बच्चों, ग्रास हॉपर। चलिए आपको हम चित्र दिखाते हैं, ग्रास हॉपर का ना चित्र दिखाते हैं आपको। समझ गए? आप लोग देखते होंगे कि जिस फसल पर ये ग्रास हॉपर बैठ जाता है ना, जिस फसल पर ये ग्रास हॉपर बैठ जाता है ना, वो प्यारे बच्चों फसल को एकदम नष्ट कर देता है। इस फतिंगा को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचानते होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस फतिंगा को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। चलिए यही वाला चित्र दिखा देते हैं। हाँ देखिए, इस फतिंगा को ना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। पहचानते हैं इसको? जरा देखिए तो, इस फतिंगा को पहचानते हैं ना? ये है प्यारे बच्चों ग्रास हॉपर। ये क्या करता है कि ये पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है। समझ गए ना? तब नहीं देखना इसका शरीर कैसा हो गया, हरा हो गया है। समझ गए ना? एक्चुअल में पेड़ पौधे की पत्तियों खाने से हरा नहीं हुआ है, इसका शरीर का बनावट ही कुछ वैसा है। तो ये है आपका ग्रास हॉपर। समझ गए? ये जिसको फतिंगा बोलते हैं। हम लोग बचपन में क्या करते थे ना कि इसका जो ये दोनों है ना, ये दोनों को इसे पकड़ लेते थे तो एकदम कब्जा में आ जाता था ये। समझ गए ना? तो ये है प्यारे बच्चों ग्रास हॉपर। ये क्या खाता है? ये घास खाता है। समझ गए? फसल को खाता है। जिस फसल पर बैठ जाता है ना, उस फसल को बर्बाद कर देता है। कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि इसका एक पूरा बड़का झुंड ही आया था जो फसल मतलब बीघा के बीघा फसल बर्बाद कर देता था। समझ गए? तो ये जो ग्रास हॉपर है ना, ये किसको खाता है? घास को खाता है। तो अब जरा समझिए, ये है प्यारे बच्चों ग्रास हॉपर का छोटा सा चित्र। समझ गए? ये क्या है जी? ग्रास हॉपर। ये क्या है? ग्रास हॉपर है। ग्रास
हॉपर, इसको ग्रास हॉपर बोला जाता है, फतिंगा मत बोलिएगा, फतिंगा हम लोग तो बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ना, समझ गए, ग्रास हॉपर बोलते हैं, या फिर और बोलचाल की भाषा में इसको ना क्या बोलते हैं, टिड्डा, क्या बोलते हैं, टिड्डा। तो ये ग्रास हॉपर किसको खा जाता है, घास को खाता है, समझ गए ना, ये ग्रास हॉपर किसको खा गया, घास को, तो घास को खाने वाला ग्रास हॉपर है। तो आप ये देखिए कि उपभोग करने वाला कौन है, सबसे पहला उपभोगी कौन है, तो ये क्या कर गया, फतिंगा क्या कर गया, घास का उपभोग कर गया, उपभोग यानी कि खा गया। तो ये जो सबसे पहले उपभोग किया, समझ गए, तो ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अच्छा, अब इस फतिंगा को भी तो खाने वाला कोई ना कोई है, फतिंगा को खाने वाला कौन है बताइए। अब जितना जो पक्षी देखते हैं वो क्या करता है, जमीन पर बैठता है और फतिंगा को चुन चुन करके खा जाता है, समझ गए। ये जो आप देखते हैं ना पक्षी, तो पक्षी क्या करता है जी, फतिंगा को चुन करके खा जाता है, समझ गए, छोटकन छोटकन जितना फतिंगा होगा ना सबको पक्षी चुन करके खा जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले कौन खाया प्यारे बच्चों, सबसे पहले खा गया भाई ये घास को, कौन खाया, फतिंगा खाया, यानी कि ग्रास हॉपर खाया, और ग्रास हॉपर को कौन खा गया, पक्षी खा गया, समझ गए। तो ये सबसे पहला उपभोग हुआ, सबसे पहले कौन खाया, सबसे पहले कौन खाया, ग्रास हॉपर, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। अब ग्रास हॉपर को भी कौन खा गया, पक्षी खा गया, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। आपको ये जोड़ना है कि खाने वाला कितना नंबर पर आ रहा है, समझ गए ना। तो पहला नंबर पर कौन खाया, घास को, तो ये खाया, ये तो प्यारे बच्चों क्या है, ये तो उत्पादक है ना, ये घास हो गया, या फिर इसकी जगह पर पेड़ पौधे हो सकते हैं, फसल हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया उत्पादक, ये तो हो गया उत्पादक, समझ गए। अच्छा, उत्पादक को उपभोग कौन किया, फतिंगा। अब इसको भी उपभोग कौन कर गया, पक्षी। अब पक्षी को भी तो खाने वाला है, जैसे पक्षी को खाने वाला है नेवला, समझ गए ना, या फिर कोई ऐसा जीव है जो पक्षी को खा जाता है, कुत्ता अगर मर गया, कुत्ता हो गया उसका पहला पक्षी, समझ गए ना, कुत्ता हो सकता है, कुत्ता क्या करता है, पक्षी को पकड़ करके उसका मांस खा जाता है, या फिर नेवला वगैरह हो गया, पक्षी को पकड़ करके मांस खा गया। तो पक्षी को भी कौन खा गया, नेवला खा गया, या फिर पक्षी के जगह पर हम यहाँ पर इसको कुत्ता लिख देते हैं, कुत्ता को कौन खा गया जी, नेवला, सॉरी क्या बोल रहे हैं, पक्षी को कौन खा गया, कुत्ता खा गया, समझ गए ना। तो अब जरा आप हमें ये बताइए, अच्छा अब कुत्ता को भी तो खाने वाला है, कुत्ता को कौन खा जाएगा, कुत्ता को ये बाघ खा जाएगा, कुत्ता को कौन खा जाएगा, ये बाघ खा जाएगा प्यारे बच्चों, कुत्ता को कौन खा जाएगा, बाघ खा जाएगा। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले कौन खाया था, ग्रास हॉपर खाया था ना, सबसे पहले ग्रास हॉपर खाया था घास को, तो ये प्यारे बच्चों ग्रास हॉपर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब इस ग्रास हॉपर को कौन खाया था, पक्षी, तो पक्षी हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। अब इस पक्षी को भी कौन खाया था, कुत्ता खाया था, तो ये हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, क्योंकि खाने वाला में तीसरा नंबर पर है, तो तृतीयक उपभोक्ता। अब इस कुत्ता को भी कौन खा गया, बाघ खा गया, तो ये कहलाएगा चतुर्थ उपभोक्ता। क्या कहलाएगा, चतुर्थ उपभोक्ता। अब क्या बाघ को भी कोई खा सकता है, नहीं खा सकता है, या फिर अगर खाएगा भी तो यहां पर नंबर में नहीं है ये। अब बाघ का सीधे क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, अगर ये मरेगा तो सीधे इसका अपघटन हो जाएगा, समझ गया ना, मिट्टी बन जाएगा ये। तो बाघ क्या हो गया, सबसे अंतिम उपभोक्ता। ये बाघ अपना क्या होगा, अंतिम उपभोक्ता होगा, अंतिम उपभोक्ता। बाघ क्या कहलाएगा, अंतिम उपभोक्ता कहलाएगा। और अंतिम उपभोक्ता होता है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो अंतिम उपभोक्ता होता है उसे कहते हैं उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, क्योंकि सबसे ऊपरे में है, जिसको कोई नहीं खा सकता है, सबसे ऊपरे में है, तो सबसे ऊपर में है ना, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, उच्च श्रेणी का, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। समझ में आया, तो सारे बच्चे को समझ में आ गया प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, और चतुर्थ उपभोक्ता क्या होता है। सारे बच्चे को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए हाँ या ना, कि जिनको समझ में आ गया है वो बता देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है, जिनको समझ में नहीं आया है वो बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर इतना सिंपल चीज भी हमको समझ में नहीं आया है। बोलिए जरा जल्दी से। सारे बच्चे को आ गया ना, कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, आपको खाने वाला नंबर गिनना है, समझ गए ना। पेड़ पौधे को छोड़ करके जो पहला है, जैसे पेड़ पौधे है, घास हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। पहला नंबर पर कौन है, पहला नंबर पर ये टिड्डा है, फतिंगा है, जिसको हम लोग ग्रास हॉपर बोलते हैं, तो ये पहला नंबर पर है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। ये पक्षी दूसरा नंबर पर है, तो द्वितीय उपभोक्ता। ये कुत्ता तीसरा नंबर पर है, तो तृतीय उपभोक्ता। ये बाघ चौथा नंबर पर है, तो ये चतुर्थ उपभोक्ता। चूंकि बाघ सबसे अंतिम में है तो इसलिए यह अंतिम उपभोक्ता भी कहलाएगा। और बाघ को कोई नहीं खा सकता है। देखिए है कोई लिस्ट में, लिस्ट में है कोई खाने वाला है कोई यहां पर? ऐसे अगर मान लिया जाए कि बाघ के बाद रहता मगरमच्छ, बाघ है जो मगरमच्छ को भी खा जाए, सॉरी बाघ क्या बोल रहे, उल्टा बोल रहे हैं, मगरमच्छ जो है ना वो बाघ को भी खा जाता है, समझ गए ना। तो अगर इस बाघ के बाद मगरमच्छ रहता,
सोचिएगा जरा ध्यान से, हम क्या समझा रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से, आपको हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये हो गया प्यारे बच्चों घास, तो घास क्या हो गया हमारा, अपघटक हो जाएगा। अब घास के बाद ये हो गया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब ग्रास हॉपर को भी कौन खा जाएगा, ग्रास हॉपर को खा जाएगा पक्षी, ग्रास हॉपर को खा जाएगा पक्षी, तो ये पक्षी हो गया द्वितीय उपभोक्ता। पक्षी क्या कहलाएगा, द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा, याद रहेगा ना, पक्षी क्या कहलाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। अब पक्षी को भी कौन खा जाएगा भाई, कुत्ता खा जाएगा, समझ गया ना। तो कुत्ता क्या कहलाएगा, अगर जिंदा पक्षी पकड़ा जाएगा तो कुत्ता नहीं खा जाएगा, कुत्ता क्या कहलाएगा, कुत्ता कहलाएगा प्यारे बच्चों क्या, ये कहलाएगा, ये प्रथम द्वितीय तृतीय उपभोक्ता। कुत्ता को भी कौन खा गया, बाघ खा गया। तो अब देखिएगा, अब समझने वाला बात यहां पर है, ये जो आप बाघ देख रहे हैं ना, ये बाघ कहलाएगा प्यारे बच्चों अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता क्यों कहलाएगा, क्योंकि बाघ के बाद नंबर में कुछ नहीं है, बाघ के बाद लिस्ट में कुछ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अंतिम उपभोक्ता। एक चीज और ये कहा सकता है क्या, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, क्या कहलाएगा, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। अगर बाघ सबसे अंतिम में है तो बाघ क्या कहलाएगा, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। लेकिन अब जरा ध्यान से समझिएगा, लेकिन अगर हम प्यारे बच्चों बाघ को अंतिम में न रख करके अगर हम बाघ के बाद मगरमच्छ कर दें, अगर हम बाघ के बाद मगरमच्छ कर दें, समझ गए ना, बाघ भी जो किसको खा, बाघ को कौन खा गया, मगरमच्छ खा गया, मगरमच्छ। तो अब आप हमें बताइए कि अंतिम उपभोक्ता कौन होगा, अब अंतिम उपभोक्ता कौन होगा, अब प्यारे बच्चों अंतिम उपभोक्ता हो जाएगा क्या, मगरमच्छ ना हो जाएगा अब अंतिम उपभोक्ता, अब अंतिम उपभोक्ता कौन हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा अंतिम उपभोक्ता। अच्छा, अब जो सबसे अंतिम होता है उसी को कहा जाता है उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, तो अब यहां पर मगरमच्छ हो जाएगा उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, यानी कि जो सबसे अंतिम में रहे ना वो कहलाता है प्यारे बच्चों उच्च श्रेणी का उपभोक्ता और अंतिम उपभोक्ता, समझ गए। तो अंतिम उपभोक्ता और उच्च श्रेणी का उपभोक्ता फिक्स नहीं है कि कौन रहेगा, समझ गए ना, जो सबसे अंतिम में है आपके नंबर में यहां पर लिखा हुआ वो कहलाएगा उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, समझ गए, वो क्या कहलाएगा, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। सारे बच्चे यहां तक समझ गए कि नहीं समझे। तो अच्छा यह बताइए, ये प्यारे बच्चों घास क्या कहलाएगा जी, ये घास क्या कहलाएगा, घास कहलाएगा प्यारे बच्चों उत्पादक, घास कहला गया उत्पादक। ये ग्रास हॉपर क्या कहलाएगा, ग्रास हॉपर कहला जाएगा प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि सबसे पहली बार उपभोग यही किया तो प्राथमिक उपभोक्ता। ये पक्षी क्या कहला जाएगा, पक्षी कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, समझ गए ना, द्वितीयक उपभोक्ता। ये पक्षी के बाद ये तीसरा कुत्ता है, कुत्ता क्या कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, क्या कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, समझ गए। अब ये बाघ हो गया, तो बाघ क्या कहलाएगा, बाघ चौथा नंबर पर, तो चौथा उपभोक्ता। मगरमच्छ क्या है पांचवा, तो ये पंचम उपभोक्ता कहलाएगा, और पंचम जो होगा यानी कि जो सबसे अंतिम होगा वही अंतिम उपभोक्ता भी और वही उच्च श्रेणी का उपभोक्ता भी कहला जाएगा, मामला खत्म, समझ गए। एकदम बड़ी बेहतरीन तरीके से कितने बच्चों को समझ में आ गया है, जिनको अब लग रहा है कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ये चीजें, इनको ऐसा लग रहा है कि अब हम इस चीज को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इनको ऐसा लग रहा है कि हम इस चीज को अब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, नहीं ना भूलेंगे, कंफर्म ना, प्रॉमिस करिए कि नहीं भूलेंगे, नहीं ना भूलेंगे। यार एक तो एकदम आसान चीज है भाई, एकदम आसान चीज है, इसको तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता है, समझ गए ना, इसको तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अच्छा ये तो हो गया प्यारे बच्चों क्या, ये तो एक एग्जांपल हो गया, अगर हम इस प्रकार से ढेर सारा भी एग्जांपल दे सकते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे हम आपको एग्जांपल दे करके और बताएंगे, फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ गए ना। यस सर नहीं भूलेंगे, सर नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, अभी आपको क्या समझा रहे थे, जैव अवयव के बारे में समझा रहे थे, पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो हम अभी समझा रहे थे ये किसके बारे में समझा रहे थे, जैव अवयव के बारे में समझा रहे थे ना, यानी कि जैविक संघटक के बारे में समझा रहे थे, जैविक संघटक के बारे में समझा रहे थे, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक, ये क्या है, जैविक संगठक है, इसको जैव अवयव भी बोलते हैं, जैव अवयव बोलते हैं नहीं बोलते हैं, देखिए तो जैव अवयव यहां पर नहीं बताए हैं कि जैव अवयव भी इसको बोलते हैं, तो यही ना हुआ जैव अवयव, जैविक संगठक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों जैव अवयव के बारे में, और जैव अवयव में हम आपको क्या पढ़ाए, जैव अवयव में हम आपको क्या पढ़ा है, इसी को आहार श्रृंखला भी बोला जाता है भाई, जानते हैं किसी को आहार श्रृंखला बोला जाता है, लेकिन आहार श्रृंखला इसके बाद हम आपको एक विशेष तरह से टॉपिक के तहत पढ़ाएंगे, समझ गए ना। देखिए जैव अवयव क्या होता है प्यारे बच्चों, इन्हें निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा गया, बोला खोल
चलिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था 2 सेकंड के लिए। तो अभी हम आपको क्या बताएं, जो पेड़ पौधे को भी खा जाए, ध्यान से सुनिएगा, जो पेड़ पौधे को भी खा जाए और पेड़ पौधे के उत्पाद को भी खा जाए तो उसे कहते हैं उपभोक्ता। जैसे हम लोग पेड़ पौधे को भी खा सकते हैं, समझ गए ना, और पेड़ पौधे के उत्पाद को भी खा सकते हैं, सेव खाते हैं, अनार खाते हैं, केला खाते हैं, सब क्या है, पेड़ पौधे का उत्पाद है, तो उसे कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता हम आपको 3 प्रकार के बताए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, 3 तरीके के उपभोक्ता बताए। और तीसरा नंबर पर क्या बताए, अपघटन करता, जिसको डीकंपोजर कहते हैं, डीकंपोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से नेट प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं ना? चलिए, इसको क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स बोलते हैं। अब कहां नेट प्रॉब्लम है, ठीक है ना? चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डीकंपोजर्स बोलते हैं, यानी कि अपघटन करता। ये मृत उत्पादक, अभी क्या बोले, जो मरे हुए चीजों को क्या करता है, जो सड़ा गला करके मिट्टी बना देता है, तो ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषण और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। यानी कि कोई मरा हुआ जीव है और मरा हुआ जीव अगर सड़ रहा है तो उसमें क्या सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, वो मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, उससे जो गैस निकलेगा वो वायुमंडल में चला जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? अपघटन करता। समझ गए ना? ये क्या कहलाता है? अपघटन करता। सारे बच्चे समझ गए? हाँ, अभी हम आपको तीनों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि उत्पादक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, और अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तब ना। एक बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर उत्पादक का परिभाषा, उत्पादक का परिभाषा। लीजिए भाई, उत्पादक का परिभाषा हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। यह है उत्पादक का परिभाषा, समझ गए ना? उत्पादक का परिभाषा क्या होगा बच्चों? लिखेंगे कि हरे पौधे, जैसे शैवाल हो गया, घास हो गया, पेड़, समझ गए? शैवाल पानी में उगता है, वो भी हरा होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि काई लग गया है। जब जैसे चापाकल पर देखते होंगे ना कि क्या लग जाता है, छोटा छोटा हरा हरा लगता है, जिस पर पांव फिसलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? काई लग गया है, तो उसी को शैवाल बोलते हैं। समझ गए? तो हरे पौधे जैसे शैवाल हो गया, घास हो गया, पेड़ इत्यादि ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता हो, तो इस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। समझ गए ना? इस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक समझ में आप लोग को आ गया। अब उसके बाद उपभोक्ता क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या? थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, इसको हमको करने दीजिए, तब क्लास लेते हैं, ठीक है ना? कभी कभी नेट भाग जा रहा है, कभी आ जा रहा है। हेलो, समझ गए ना? तो उपभोक्ता क्या होता है? जिसको हम लोग परपोषी भी बोलते थे, समझ गए ना? परपोषी, जो कि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहे या फिर दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उसे क्या कहते थे? परपोषी। तो परपोषी को ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। समझ गए? याद रखिएगा, परपोषी को ही उपभोक्ता कहते हैं। और अगर नेट प्रॉब्लम हो जाए ना, तो थोड़ा सा आप में इतना कैपेसिटी तो होना चाहिए कि 2-4 मिनट बर्दाश्त कर लें, 2-4 मिनट रुक जाए। ऐसा नहीं कि नेट खत्म, चलो भाई छुट्टी हो गया, ऐसा नहीं होता है। समझ गए ना? नेट खत्म हुआ मतलब छुट्टी नहीं। थोड़ा सा वेट करिए। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो वेट करिए। अगर सिर्फ आप यहां पर ऐसे ही जुड़े हुए हैं तो भाई जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उपभोक्ता क्या बताए? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी परपोषी जंतु क्या होते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ताओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अभी हम आपको बताएं। सबसे पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। यहां पर पूरा हम डिफिनेशन के साथ, समझाने के लिए तो हम समझा ही दिए, अब प्यारे बच्चों हम डिफिनेशन के साथ आपको बता रहे हैं। तो पहला हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। समझ गए ना? आप अंग्रेजी छोड़ दीजिए, जिनको अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है आप हिंदी पढ़िए। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे को खा रहे हैं। समझ गए ना? जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे को खा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे अभी हम आपको यहां पर बताए थे इस ग्रास हॉपर के बारे में। क्या ये ग्रास हॉपर पेड़ पौधे के अलावा कुछ चीज और खा सकता है? नहीं खा सकता है।
क्या ये ग्रास हॉपर पेड़ पौधों के अलावा और भी कुछ चीज खा सकता है? बताइए, ये ग्रास हॉपर पेड़ पौधे के अलावा और कुछ खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो ये जो ग्रास हॉपर होगा ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके अलावा बकरी क्या खाता है? बताइए, बकरी घास के अलावा और कुछ खा सकता है? बकरी घास के अलावा कुछ और खा सकता है? जब भी खाएगा तो शाकाहारी चीज खाएगा, जिसको कोई नहीं खाता है, जैसे घास खाएगा। समझ गए ना? बहुत तो हो सकता है तो आटा खा जाए, चुन्नी चोकर खा जाए, कुछ अनाज खा जाए, तो ये सब क्या होगा जी? अब जैसे मान लीजिए कि खरगोश हो गया, तो खरगोश क्या खाता है? घास खाता है। तो ये बकरी हो गया, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, तो हिरन क्या खाता है? घास खाता है। तो ये सब क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। तो ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे को खाते हैं, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, ग्रास हॉपर, ये सब क्या हो जाएगा? बताइए। यानी कहने का मतलब कि सभी शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए, अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक उपभोक्ता का एग्जाम्पल दो, तो आप सीधे सीधे कह दीजिए कि शाकाहारी जीव का नाम ले लो, और जितना शाकाहारी जीव का नाम ले सकते हो वो सब कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। समझ गए ना? जितना शाकाहारी जीव का नाम ले सकते हो वो सब कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। मानव और तिलचट्टा क्या है? ये सर्वाहारी है। यहां पर लिख भी दिए हैं कि मनुष्य और तिलचट्टा क्या है प्यारे बच्चों? ये सर्वाहारी है। समझ गए ना? तो मनुष्य और तिलचट्टा को ना कभी भी शाकाहारी या मांसाहारी मत बोलिएगा, ये सर्वाहारी है। समझ गए? मांस मछली भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। तो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता समझ गए। अच्छा, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, ग्रास हॉपर, इसको जो खा जाए उसको कहेंगे द्वितीय उपभोक्ता। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए उसे कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। यहां पर आपको बताए थे ना, ये ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है? पक्षी। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए उसे कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता, और जो द्वितीय उपभोक्ता को खा जाए उसे कहते हैं तृतीय उपभोक्ता, और जो तृतीय उपभोक्ता को खा जाए उसे कहते हैं चतुर्थ उपभोक्ता। बस डिफिनेशन यही तो है। तो प्राथमिक उपभोक्ता बता दिए। अब द्वितीय उपभोक्ता क्या होगा? कुछ जंतु जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, कुछ पक्षी हो गया, कुछ सांप हो गया, कुछ मेढक हो गया, कुछ मांसाहारी हो गया, ये सब जो होते हैं ना, ये शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं। समझ गए? जैसे जो टिड्डा हो गया, फतिंगा हो गया, उसको मेढक भी खा जाता है, उसको शेर भी खा सकता है, उसको बाघ भी खा सकता है, उसको मेढक भी खा सकता है, उसको सांप भी खा सकता है, उसको पक्षी भी खा सकता है। तो जो प्राथमिक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को जो खा जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीय उपभोक्ता क्या हो गया? जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाए। जो प्रथम को खा गया वो द्वितीयक कहलाएगा, जो द्वितीयक को खा गया वो तृतीयक कहलाएगा। समझ गए ना? तो जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाए उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, और तब वह तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता क्या कहलाएगा। समझ गए ना? जैसे सर्प जब मेढक को खा गया, सांप जब मेढक को खा गया। समझ गए ना? जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये हो गया ग्रास हॉपर। क्या हो गया? ग्रास हॉपर हो गया। अब ग्रास हॉपर को खा गया मेढक, ग्रास हॉपर को खा गया मेढक, और मेढक को खा गया सांप, मेढक को खा गया सांप। तो ये कहला जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ये कहला जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और ये कहला जाएगा तृतीयक। क्यों? अब तृतीयक क्यों कहलाया? क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता को खा गया। समझ गए ना? तो जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा गया उसे कहते हैं तृतीयक। अच्छा, अगर तृतीयक के बाद अब चतुर्थ नहीं है, सोच लीजिए, अगर तृतीयक के बाद अगर चतुर्थ नहीं है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अगर इस तृतीयक के बाद अगर चतुर्थ उपभोक्ता नहीं है तो इस तृतीयक को ही प्यारे बच्चों इस तृतीयक को ही कहेंगे उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता। अगर तृतीयक के बाद चतुर्थ नहीं है, अगर मान लिया जाए कि चतुर्थ है, सांप के बाद अगर मान लिया जाए आदमी कह देंगे, आप कहेंगे सर आदमी सांप खाता है। बिल्कुल, चाइना में चले जाइए, चीन में चले जाइए, चीन का आदमी सब सांपों खा जाता है। समझ गए ना? तो अगर हम कह दें सांप, चलिए भाई सवाल जवाब ज्यादा करेंगे इसलिए हम कह देते हैं नेवला। समझ गए ना? हम क्या कह देते हैं? नेवला। चलिए और ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो हम लिख देते हैं सीधे सीधे यहां पर बाज। बाज में भी सवाल जवाब करेंगे तो हम लिख देते हैं गिद्ध। ये सब ना मांसाहारी होते हैं, सब खा जाता है। समझ गए? तो जो आप देखिए गिद्ध क्या हो गया? चौथा नंबर हो गया। तो उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता क्या कहला जाएगा? गिद्ध कहला जाएगा। तो जो सबसे लास्ट में होता है ना वो कहलाता है उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं। जैसे हाँ, सिंपल ये समझ लीजिए, जो दूसरे जीवों के द्वारा मारे नहीं जाते हैं, खाए नहीं जाते हैं, वो कहलाता है उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता। जैसे बाघ हो गया, सबसे अंतिम उपभोक्ता होता है क्योंकि बाघ को कोई मार के नहीं खा सकता है। शेर हो गया, चीता हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब ना अंतिम उपभोक्ता होता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा।
तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस, सारे बच्चे समझ गए ना? यस। और अब होता है अपघटनकर्ता। अब क्या होता है? अपघटनकर्ता। देखिए, अब आपको उत्पादक पढ़ा दिए, उपभोक्ता पढ़ा दिए, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पढ़ा दिए। अब बात आता है किसका? अपघटनकर्ता का। तो अपघटनकर्ता क्या है? पौधे और जंतुओं, पौधे और जंतुओं, समझ गए ना? पौधे और जंतुओं, जंतुओं यानी कि उत्पादक, समझ गए? नहीं, पौधे और जंतुओं और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थ का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक क्या कहलाएंगे? अपघटनकर्ता। यानी कि प्यारे बच्चों, जो पौधे और जो जंतु हो गए, समझ गए ना, जो सड़ गल जाते हैं, सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि जो सड़ गए, जो मर गए, जो गल गए, उसको ना क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उसको खाते हैं, अपघटित करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता कहते हैं। समझ गए? ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और सड़े गले पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ करके मुक्त कर दिया जाता है। समझ गए ना? यानी कि जो पदार्थ सड़ गल गया है ना, उसको क्या कर देते हैं? अकार्बनिक तत्व में तोड़ करके स्वतंत्र कर देते हैं। जैसे अगर कोई मरा हुआ जीव है, कोई सड़ा गला जीव है, जब उसे गैसीय तत्व में टूटेगा तो नाइट्रोजन बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? मतलब वायुमंडल में चला जाएगा। यानी कि कोई जीव मर गया, अभी किसी मान लीजिए कि गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा कुछ मर गया, उसको बाहर में फेंक दिए, कुछ दिन के बाद उसको सूक्ष्म जीव क्या करेगा? सड़ा गला करके निश्चित कर देगा। तो वो उससे गैस निकलेगा, अभी तो सड़ा हुआ चीज से गैस निकलता है ना, उससे गैस निकलेगा जो वायुमंडल में चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाता है। तो भैया ना, आप लोग देखते हैं कि कोई चीज अगर मरा हुआ रहता है, अगर उसके बगल से गुजरते हैं ना, तो बड़ा दुर्गंध देता है। क्यों? क्योंकि उससे गैस निकल रहा है। समझ गए ना? तो ये गैस कहां चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। ठोस एवं द्रव पदार्थ मिट्टी में मिल जाता है, जो उसमें ठोस बच गया वो मिट्टी में मिलकर के मिट्टी बन जाता है। समझ गए ना? या फिर अगर जल में सड़ रहा है तो वो जल में चला जाएगा। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव सूक्ष्म उपभोक्ताओं या सेप्रोट्रॉफ भी कहलाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सूक्ष्म जीव होगा ना, तो इसको कहा जाता है सूक्ष्म जीव उपभोक्ता। समझ गए? क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जीव उपभोक्ता। या फिर इसका दूसरा नाम होता है सेप्रोट्रॉफ। तो सेप्रोट्रॉफ अंग्रेजी में कहते हैं, इसको मत याद करिएगा, सूक्ष्म जीव उपभोक्ता आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, आपका हो जाए। सारे बच्चे समझ गए यहां तक? यस सर। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आहार श्रृंखला की। अब किसकी बात करते हैं? आहार श्रृंखला की। जो आप लोग बोल रहे थे ना आहार श्रृंखला, अब बात करते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला है क्या प्यारे बच्चों? देखिए, इस संसार में पूरा आहार श्रृंखला बना हुआ है। इस संसार में पूरा प्यारे बच्चों आहार श्रृंखला बना हुआ है। एक दूसरे को खाने वाला जीवन है, पृथ्वी पर तैनात है। समझ गए? एक आप लोग को पता होगा, आहार मतलब क्या होता है? भोजन। और श्रृंखला यानी कि भोजन के लिए श्रृंखला बना हुआ है, उसी को कहते हैं आहार श्रृंखला। हर एक जीव को खाने वाला कोई दूसरा जीव है। समझ गए ना? चलिए, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों के इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। जैसे अभी हम आपको बताएं कि उत्पादक होता है, उत्पादक को खा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाता है उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतु, या फिर अंतिम उपभोक्ता कह सकते हैं ना, या फिर अंतिम उपभोक्ता। तो इस तरीके से पूरा चैन बना हुआ है प्यारे बच्चों। जैसे आप देखिए, यहां पर ढेर सारा हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अगर घास की बात करें, अगर हम घास की बात करें तो घास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खा जाता है मेढक, मेढक को खा जाता है सर्प, और सर्प को खा जाता है गिद्ध। तो ये पूरा आहार श्रृंखला बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? समझ रहे बातों को? ये पूरा क्या बना हुआ है? आहार श्रृंखला बना हुआ है। समझ गए? जैसे अगर ये तो हो गया प्यारे बच्चों स्थल से संबंधित, ये तो हो गया स्थल से संबंधित। अगर बात करें हम शैवाल का, अगर किसका बात करें? शैवाल का। ये हो गया जलीय। इसको कहते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। समझ गए ना? इसको कहते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर जलीय आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं, जलीय आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं। ऊपर वाले को स्थलीय आहार श्रृंखला कह सकते हैं। तो जलीय, जल में प्यारे बच्चों आपको पता है ना शैवाल उगता है, जिसको काई बोलते हैं, हरा हरा उगता है ना काई। समझ गए? जल में क्या होता है? काई उगता है ना। तो ध्यान से जरा देखिए, इस शैवाल को कौन खाता है? छोटे छोटे जीव जंतु जो रहते हैं ना जल में, वो खा जाते हैं शैवाल को। समझ गए? छोटे छोटे जीव जंतु किसको खा जाते हैं? शैवाल को। एकदम सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो शैवाल को खाते हैं। अब उस सूक्ष्म जीव को कौन खा जाता है? छोटी मछली खा जाता है।
समझ गए। शैवाल को कौन खाया? छोटा जंतु खाया, छोटा जो सूक्ष्म जीव है वो खाया। सूक्ष्म जीव को कौन खा गया? छोटी मछली खा गया। छोटी मछली को कौन खा जाता है? बड़ा मछली खा जाता है। और जो बड़ा मछली होता है उसको पकड़ करके मांसाहारी पक्षी खा जाता है। देखते हैं ना, अगर बगुला को देख लें या फिर जो मांसाहारी पक्षी होते हैं, जो मांस मछली खाते हैं, हंस हो गया, समझ गए ना। तो ये सब क्या करता है? जाता है पानी में चोंच मारता है और मछली को लेकर के उड़ जाता है। तो ये बड़ी मछली को कौन खा जाता है? मांसाहारी पक्षी खा जाता है। या फिर बड़ी मछली को आदमी भी खा जाता है, खूब पकड़ करके उसमें एकदम नून तेल मसाला लगा करके खूब खाते हैं मछली, समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? आहार श्रृंखला कहलाएगा, समझ गए। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे पौधे हो गए, कुछ चिड़िया हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से घास को कौन खाता है भाई? हिरन खाता है। घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। और हिरन को कौन खा जाता है? बाघ खा जाता है। तो इस प्रकार से पूरा प्यारे बच्चों आहार श्रृंखला बना हुआ है, समझ गए ना। पूरा क्या बना हुआ है? आहार श्रृंखला बना हुआ है। जैसे देखिए, चित्र के माध्यम से समझिए, आप लोगों को चित्र के माध्यम से ज्यादा समझ में आता है। हम कुछ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि स्थलीय आहार श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। यहां पर ये प्यारे बच्चों क्या है? घास है, समझ गए ना। ये क्या है? ये घास है। अब घास को खाने वाला 3 जीव है। घास को खाने वाला 3 जीव है। घास को प्यारे बच्चों ये खरगोश भी खा सकता है। घास को ना ये खरगोश भी खा सकता है। घास को ये प्यारे बच्चों चूहा भी खा सकता है। या घास को ना ये ग्रास हॉपर भी खा सकता है, समझ गए। ये ग्रास हॉपर भी खा सकता है। यानी घास को खाने वाला 3 जीव है, समझ गए। घास को खाने वाला 3 जीव है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस चूहा को खाने वाला 2 जीव है। इस चूहा को प्यारे बच्चों सर्प खा सकता है, इसको सांप कहते हैं। या फिर इस चूहा को क्या खा सकता है? बाज खा सकता है, समझ गए ना। बाज खा सकता है। अच्छा, अब इस खरगोश के बारे में बात करें तो चूंकि घास को कौन खाया? खरगोश खाया। अब इस खरगोश को भी कौन खा जाएगा? ये बाज खा जाएगा, समझ गए ना। तो ये बाज खा जाएगा। पूरा आहार श्रृंखला बना हुआ है। जैसे घास को कौन खाया? ग्रास हॉपर खाया। और ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा? ये प्यारे बच्चों कह सकते हैं गिलहरी खा जाएगा, समझ गए ना। गिलहरी खा जाएगा, समझ गए, जिसको छिपकली बोलते हैं। नहीं, गिलहरी तो अलग चीज हो गया भाई, छिपकली। गिलहरी नहीं खाता है, छिपकली, समझ गए ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या पूरा आहार श्रृंखला बना हुआ है। तो ये हो गया स्थल पर रहने वाला आहार श्रृंखला, इसको कहते हैं स्थलीय आहार श्रृंखला। इसको क्या कहते हैं? स्थलीय आहार श्रृंखला कहते हैं। अब प्यारे बच्चों एक होता है वन आहार श्रृंखला, वन में रहने वाला आहार श्रृंखला। तो वन में रहने वाला आहार श्रृंखला को कैसे लिखेंगे? वन में रहने वाला आहार श्रृंखला, जैसे देखिए ये घास हो गया, चाहे इसको कहते हैं कि ये वन है प्यारे बच्चों। क्या है? ये वन है। अब इसको कौन खा जाएगा? या तो इस वन को प्यारे बच्चों हिरन खाएगा या तो गाय खाएगा, समझ गए ना। या तो हिरन खाएगा या तो कौन खाएगा? गाय खाएगा। अब गाय को भी कौन खा जाएगा? देखिए गाय को भी कौन खा जाएगा? ये बाघ आएगा तो गाय को भी खा जाएगा। अब बाघ आएगा तो हिरन को भी खा जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा वन आहार श्रृंखला है, जिसको कहते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र, समझ गए ना। क्या कहते हैं? वन पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा, ऊर्जा का स्रोत, अगर हम कहें कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। जीव मंडल में या पारिस्थितिकी तंत्र में, हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में या जीव मंडल में। जीव मंडल या पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में, जीव मंडल या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए जल्दी से। तो क्या होगा? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऊर्जा कहां से आता है प्यारे बच्चों? देखिए ना, सबसे पहले सब कोई खाया क्या? घास खाया, इसको खाया। लेकिन ऊर्जा यानी कि इस वन को ऊर्जा कहां से मिला? सूर्य से मिला है ना। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, समझ गए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, समझ में आया। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, याद रहेगा ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, याद रहेगा। हाँ या ना बोलिए जल्दी से, याद रहेगा ना। हाँ या ना बोलिए फटाफट से। यस सर, याद रहेगा सर, याद रहेगा सर, बहुत अच्छी बात है भाई, याद रहेगा तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ये हो गया वन पारिस्थितिकी तंत्र का श्रृंखला। अब तीसरा है प्यारे बच्चों जल पारिस्थितिकी तंत्र का श्रृंखला। क्या है? जल पारिस्थितिक तंत्र का श्रृंखला। जैसे देखिए ना, ये हो गया प्यारे बच्चों जल। जल में क्या है जी? शैवाल है जो कि उत्पादक है, समझ गए। इस शैवाल को कौन खा गया? ये छोटा कीट खा गया। शैवाल को कौन खाया? ये छोटा कीट खा गया। अब इस कीट को कौन खा गया? ये मछली खा गया, समझ गए ना। ये मछली खा गया,
समझ गए। और मछली को कौन खा जाता है? तो मछली को खा जाता है ये उपभोक्ता। अगर यहाँ पर आदमी है तो आदमी खा जाएगा, समझ गए, आदमी खा जाएगा जी, समझ गए ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि जल का है तो भाई जलीय कोई जीव का नाम लिखिए। तो मछली को हम कह सकते हैं कि छोटा मछली खा जाए, बड़ा मछली को मगरमच्छ खा जाएगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पूरा आहार श्रृंखला बना हुआ है, समझ गए। पूरा आहार श्रृंखला इस प्रकार से क्या है, बना हुआ है, समझ गए। चलिए, अब अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो एक चीज हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, समझ गए ना, जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। जैसे अभी हम आपको पढ़ाए, ठीक है ना, अभी हम आपको पढ़ाए, इसके बारे में ना हम लोग ये करते हैं। जैसे देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जैसे ये हो गया हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये हो गया हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे को कौन खा गया जी? हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा प्यारे बच्चों? ग्रास हॉपर खाएगा। कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा। कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाया था बताइए जल्दी से? ग्रास हॉपर को कौन खाया था? पक्षी खाया था ना। ग्रास हॉपर को खा जाएगा पक्षी। पक्षी को कौन खाया था भाई? पक्षी को कौन खाया था? नेवला कह लेते हैं, आ गया नेवला, समझ गए। दिक्कत है? चलिए, या फिर पक्षी अगर नहीं लिखेंगे तो ग्रास हॉपर को खा गया प्यारे बच्चों मेढक, समझ गए ना। मेढक को कौन खा गया भाई? सांप खा गया। मेढक को कौन खा गया? सांप खा गया। और सांप को भी कोई खा सकता है बताइए? बिल्कुल खा सकता है। कौन खा सकता है? गिद्ध खा सकता है जी, गिद्ध हो गया, समझ गए ना। ऐसे नहीं होता है, हर्षी का गिद्ध हो गया। चलिए, अब जरा देखिएगा ध्यान से। आपको पता है प्यारे बच्चों कि ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। ये हमारा कहला जाएगा उत्पादक। ये कहला जाएगा उत्पादक। उत्पादक, ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ये हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, ये हो जाएगा चतुर्थ उपभोक्ता, जिसको अंतिम उपभोक्ता या फिर उच्च श्रेणी का उपभोक्ता भी कहेंगे। लेकिन अगर पोषी स्तर के आधार पर बांटे प्यारे बच्चों, अगर पोषी स्तर के आधार पर बांटे कि पोषी स्तर बताइए, तो पोषी स्तर में यहां से शुरू करेंगे। ये प्राथमिक पोषी स्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक पोषी स्तर। प्राथमिक पोषी स्तर, प्राथमिक पोषी स्तर। ये क्या कहला जाएगा? द्वितीयक पोषी स्तर। द्वितीयक पोषी स्तर, समझ गए। द्वितीयक पोषी स्तर। ये क्या कहला जाएगा? तृतीयक पोषी स्तर। तृतीयक पोषी स्तर कहलाएगा तृतीयक पोषी स्तर। ये क्या कहलाएगा? चतुर्थ पोषी स्तर। पोषी स्तर। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इसको क्या लिखेंगे? पंचम पोषी स्तर बोलेंगे या फिर अंतिम पोषी स्तर बोलेंगे बताइए? इसको क्या बोलेंगे? पंचम पोषी स्तर। पंचम पोषी, यानी कि अगर प्यारे बच्चों अगर उपभोक्ता अगर गिना जाए तो उसमें हम लोग उत्पादक को नहीं गिनते हैं, क्योंकि उत्पादक अलग है, उपभोक्ता अलग है। लेकिन अगर पोषी स्तर गिनेंगे तो उसमें उत्पादक को भी गिन लेंगे, समझ गए ना। उत्पादक भी क्या कहलाएगा? प्राथमिक पोषी स्तर, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक पोषी स्तर, फिर चतुर्थ पोषी स्तर और फिर पंचम पोषी स्तर, समझ गए ना। क्या कहलाएगा? पंचम पोषी स्तर। चलिए आपसे एक एग्जाम्पल पूछते हैं, एक एग्जाम्पल पूछते हैं। ये जो गाय है प्यारे बच्चों, आप हमें एक एग्जाम्पल बताइए। ये जो गाय है ये कौन सा पोषी स्तर है? जल्दी से जवाब बताइए। ये जो गाय है यह कौन सा पोषी स्तर है? हाँ, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ये जो गाय है यह कौन सा पोषी स्तर है? जल्दी से जवाब बताइए, फटाफट से आप जवाब बताइए। ये जो गाय है यह कौन सा पोषी स्तर होगा? द्वितीयक पोषी स्तर। ये गाय क्या कहलाएगा? द्वितीयक पोषी स्तर कहलाएगा। द्वितीयक पोषी स्तर कहलाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्या कहलाएगा जी? द्वितीयक पोषी स्तर कहलाएगा। चलिए और सवाल पूछ लेते हैं, कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। आप हमें बताइए ये सांप क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये सांप क्या कहलाएगा? कौन सा पोषी स्तर कहलाएगा? ये सांप कौन सा पोषी स्तर होगा?
ये सांप कौन सा पोषी स्तर होगा? आप कहेंगे कि सर ये सांप होगा तृतीयक, चूंकि प्रथम, द्वितीयक और ये तृतीयक पोषी स्तर। समझ गए? तो पोषी स्तर आप लोग समझ गए ना? सभी बच्चों को पोषी स्तर समझ में आ गया? यस सर, वाह क्या बात है जी, सारे बच्चों को पोषी स्तर समझ में आ गया। अब देखिएगा जरा ध्यान से अब जरा देखिएगा ध्यान से। अच्छा, आप हमें यह बताइए, अगर ऊर्जा के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगा प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगा इसको। सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है प्रथम को। समझ गए ना? सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है प्रथम को। और प्रथम से अगर दूसरे पोषी स्तर में जाएंगे ना, सबसे ज्यादा ऊर्जा को मिलेगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा। समझ गए ना? सबसे ज्यादा ऊर्जा। अगर प्रथम से दूसरे में जाएंगे ना तो प्यारे बच्चों यहां पर 90% ऊर्जा कम जाता है। समझ गए? 90%। अगर यहां मान लिया जाए कि 10,000 कैलोरी इसको मिल रहा है, 10,000 कैलोरी अगर ऊर्जा मिल रहा है इसको, यहां पर अगर 10,000 कैलोरी है, तो अगर ये द्वितीयक पोषी स्तर अगर इसको खाएगा ना तो 90% कम जाएगा। समझ गए? यानी कि सिर्फ प्यारे बच्चों इसको 1,000 कैलोरी इसको मिल सकता। समझ गए ना? सीधे सीधे आप यहां पर लिख दीजिए 90% कम कैलोरी, 90% कम कैलोरी मिले। समझ गए? 90% कम कैलोरी मिले। फिर ये आगे जाएगा तो यहां पर तो 90% तो भाई यहीं पर कम गया, तो बच गया कितना? 10%। अब इस 10% का 90% आगे जाएगा, यानी कि यहां पर भी 90% कम कैलोरी मिलेगा। समझ गए ना? 90% कम कैलोरी मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ना प्यारे बच्चों, ऊर्जा का मात्रा कमते जाता है, यानी कि कैलोरी कम मिलता है। समझ में आया? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ऊर्जा का मात्रा कम, यानी कि कम कैलोरी उसे मिलते जाएगा। समझ गए ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी हम आपको आहार जाल, अच्छा आहार जाल क्या होता है जरा इसके बारे में समझिए। एक तरीके से देखिए, ये घास है जो टिड्डा भी खा रहा है, घास है जो खरगोश भी खा रहा है, घास है जो चूहा भी खा रहा है, तो इस एक तरीके से जाल बना हुआ है ना, तो इसी को कहते हैं आहार जाल। इसी को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। तो लिखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखला पाई जाती है। एक साथ कई आहार श्रृंखला है ना, इसको खा रहा ये, इसको खा रहा ये, इसको खा रहा ये, तो एक साथ कई आहार श्रृंखला पाई जाती है। और ये आहार श्रृंखला हमेशा सीधी ना होकर के एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़ करके एक जाल सा बन जाता है। उसी को आहार श्रृंखला के इस जाल को ही क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, घास के मैदान वाले पारिस्थितिकी तंत्र का कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे पौधा को ग्रास होपर, उसको बाज खा गया, पौधा को ग्रास होपर, उसको गिरगिट खा गया, फिर उसको बाज खा गया। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल है जो कि हम नोट्स में आप लोग को दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम आपको पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों पोषी स्तर। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? पोषी स्तर पढ़ा रहे थे या नहीं? हाँ या ना बोलिए। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? पोषी स्तर पढ़ा रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। अभी हम आपको बताया ना, आहार श्रृंखला के हर एक स्तर पर क्या होता है? भोजन यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। भोजन यानी ऊर्जा, हम लोग भोजन खाते हैं किस लिए? ऊर्जा के लिए। तो हर एक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। उसे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं क्या? जल्दी से बता दीजिए। आहार श्रृंखला होता है, आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे को समझ में आ गया? कितना लंबा अभी बचा हुआ है जी? ज्यादा लंबा बचा हुआ है क्या अभी? भाई बहुत चौड़ा बचा हुआ है ना, यानी कि क्या कहते हैं, 15 मिनट बाकी है भाई मैथ के क्लास में। क्या कहते हैं, छोड़ दे या अगली क्लास में करवा देंगे? छोड़ दें या फिर अगली क्लास में करवा देंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों अभी लगभग इसमें 1 घंटा समय और लगेगा। समझ गए ना? लगभग 1 घंटा और समय लगेगा। तो क्या कहते हैं बोलिए? मैथ का भी तो क्लास होना चाहिए। आज नया चैप्टर शुरू है भाई, प्रायिकता शुरू हो रहा है। नया चैप्टर आज प्रायिकता शुरू हो रहा है। तो क्या कहते हैं, पढ़ा दें या फिर छोड़ दें? पढ़ा दें या फिर छोड़ दें? कल, चलिए कल ही अब करवा देते हैं। क्या कल ही अब करवा देते हैं? रहने दीजिए, समझ गए ना? अच्छा छोड़िए प्यारे बच्चों, तो कल ही करवा देते हैं, ठीक है? हाँ, तो अब इसके आगे छोड़िए, पोषी स्तर से हम कल आपको बता देंगे, ठीक है ना? पोषी स्तर के बाद से आगे हम आपको कल बता देंगे, ठीक है ना? हम सोचे थे कि 1 घंटा में खिंचा जाएगा, लेकिन समझाने में कंजूसी नहीं करते हैं। समझाने में हम कंजूसी नहीं करते हैं ना, समझाने में कंजूसी करेंगे तो फिर क्या ही जाता है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर सुन लीजिए ध्यान से, एक चीज आप सुन लीजिए ध्यान से।
प्यारे बच्चों, हम आपको कल बताए थे ना कि थोड़ा बहुत हम अभी स्वास्थ्य को लेकर के हम परेशान हैं और कल थोड़ा सा दिक्कत भी हो गया था। तो कल सुबह में हम जा रहे हैं दिखाने के लिए। अभी एक्चुअल में अभी हम निकलेंगे और अभी क्लास के चलते बस हम रुके थे और एक्चुअल में प्यारे बच्चों अभी हम निकलेंगे और जा रहे हैं दिखाने के लिए। स्वास्थ्य स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है, दर्द देता है कभी कभी इधर, तो उसको जा रहे हैं दिखाने के लिए। और इसलिए कल सुबह का जो भी 2 क्लास है ना, वो दोनों क्लास प्यारे बच्चों आपका बंद रहेगा, समझ गए ना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर कैसे पढ़ा पाएंगे हम आपको, ठीक है ना। कल सुबह में इसलिए जा रहे हैं कि सुबह में तो ऐसे भी हिंदी हो रहा है ना, हिंदी तो भाई हो सकता है, बाकी एक क्लास केमिस्ट्री वाला जो इंपॉर्टेंट है वो छूटेगा। और प्यारे बच्चों, हम कल शाम वाला क्लास छोड़ना नहीं चाहते हैं, समझ गए ना, क्योंकि कल शाम वाला क्लास इंपॉर्टेंट होता है, तो शाम वाला क्लास हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। हम कल जा रहे हैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास और इसलिए आपको कल सुबह का दोनों क्लास बंद रहेगा, समझ गए ना। कल सुबह का दोनों क्लास में क्या रहेगा, छुट्टी रहे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, कल सुबह में कोई भी बच्चे ऑफिस में फोन करके ना परेशान मत करिएगा ऑफिस के स्टाफ को कि हाँ सर क्लास होगा कि नहीं होगा, समझ गए ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कल सुबह वाला क्लास बंद रहेगा, पुनः हम कल शाम से क्लास लेना शुरू, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। बाकी आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, समझ गए। ये प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा आज का ये क्लास कैसा लगा और कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक भी जरूर करिएगा। लेकिन सबसे मुख्य चीज है क्लास के बाद आपका कमेंट, और कमेंट देखने के बाद ही पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।